हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 31 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला मुद्दा होगा इंडिया नीड्स अ न्यू विजन। दरअसल में देखिए, जो शशि थरूर जी हैं उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, उनके साथ एक और भी पर्सन है, बट थोड़ी इंग्लिश टफ है यहाँ पे इस आर्टिकल की, बट हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। उसी तरह से जो दूसरा मुद्दा होगा हमारा, वो होगा कफ सिरप डेथ्स के रिगार्डिंग। एंड तीसरा मुद्दा होगा हमारा G20 से संबंधित। ये काफी इंपॉर्टेंट है G20 आने वाले आपके प्रीलिम्स के लिए भी एंड साथ ही साथ मेंस के लिए भी। तो काफी एक होलिस्टिक आर्टिकल था यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर, तो पूरा अच्छे से उसको डिस्कस कर लेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले आज की कोट ऑफ द डे, दैट इज ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। अब आप सोच रहे होंगे सर आज की कोट तो काफी डिफरेंट सी है। द आंसर इज यस। क्यों ऐसी डिफरेंट है? देखो, आज क्या है, 31 दिसंबर। ठीक है, 2022 साल जो है वो आज खत्म होने वाला है। कल से हमारा 2023 में एक नया साल स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो साल है 2022, यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए काफी अच्छा साल गया हो, आप लोगों ने काफी अच्छी तैयारी करी हो, या फिर इवन आपके फैमिली के अंदर, अपने पर्सनल लेवल के अंदर आपके लिए काफी अच्छा साल गया हो। काफी सारे लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिनके लिए शायद कुछ चीजें अच्छी गई हो, कुछ चीजें बुरी गई हो। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, कुछ शायद आप में से ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर नहीं, ये साल तो बिल्कुल ही गड़बड़ गया है, बिल्कुल ही खराब गया है। राइट, ऐसे आई एम वेरी श्योर आप कहीं ना कहीं तीनों कैटेगरीज में से कहीं लाई करते होंगे। देखो, अगर तो आप पहली कैटेगरी में हो तो बहुत बढ़िया। अगर आप दूसरी या तीसरी कैटेगरी में हो ना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजन क्या है? देखो, अगर कुछ आपकी लाइफ में अगर कुछ बुरा भी हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं वो कुछ आपको सिखाकर ही गया होगा। बहुत अच्छी लर्निंग्स आपको मिली होंगी, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। उन लर्निंग्स को अब आपको क्या करना है, अगले साल के अंदर उनको इंप्लीमेंट करना है। तो कहने का पॉइंट ये है ना कि एक्चुअल में अगर आपको लगता है ना कि जिंदगी में कुछ खराब हो रहा है, वो खराब नहीं है, वो एक नए युग की शुरुआत है, एक नए टाइम की स्टार्टिंग है। तो इस तरह से आप किस तरह से गुड को क्या समझते हो, ठीक है ना। ये गुड वर्ड भी ना काफी वेरिएबल वर्ड है, काफी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इसका मीनिंग हो जाता है। राइट, तो इस तरह से आप जैसे आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर लेके चलोगे ना, तो शायद आपको लगेगा कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। इसी तरह से देखो, अगर आप इसका ना उल्टा भी सोचने की कोशिश करो कि अगर अच्छी चीजें खत्म होती है ना, तो भैया बुरी चीजें भी तो खत्म हो जाएंगी। ऑल बैड थिंग्स मस्ट ऑल्सो कम टू एन एंड। ठीक है, अगर आपको कहीं इस कैटेगरी में लाई कर रहे हो ना, तो बैड थिंग्स भी तो आपके लिए कभी खत्म हो ही जाएंगी। तो इस तरह से ना कोई इतना ज्यादा वरी नहीं करना अगर जिंदगी में कुछ चीजें ठीक नहीं भी चल रही। आई एम वेरी श्योर कि 2023 में वो सारी चीजें अच्छी होंगी। प्लस एट द सेम टाइम अगर कुछ खराब भी होता है, देन टेक इट एज अ लर्निंग, टेक इट एज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। राइट, ऊपर से देखो मैंने क्या बोल दिया, स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अभी जो सक्सेस है भैया, ये भी हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जैसे काफी लोग क्या होते हैं, वो जिंदगी में सोचते हैं कि यार मैं ना आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं ये चीज बनना चाहता हूँ। देखो, लाइफ में ना बनना ठीक है, कोई आप चीज के लिए, पोजीशन के लिए एस्पायर कर रहे हो, दैट इज ओके। बट इससे भी कुछ बड़ी चीजें होती हैं। व्हाट आर दोस थिंग? कुछ करना। ठीक है, एक होता है कुछ बनना, एक होता है कुछ करना। अगर आपने लाइफ में सोचा हुआ है कि मैं लाइफ के अंदर ना ये चीज करना चाहता हूं, जैसे मान लो आप चाहते हो लोगों की सर्विस करना या नेशन की सर्विस करना, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप आईएएस ही बनो या आईपीएस ही बनो या ये सारी चीजें ही करो। डेफिनेटली बीइंग एन आईएएस आईपीएस आप बहुत सारी चीजें अच्छी कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें सोसाइटी के अंदर चेंजेस ला के ले आ सकते हो। एक अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। पर अगर आपका एंड गोल ये सर्विस है ना, तो डेफिनेटली बिना उसको बने भी आप ये चीजें कर सकते हो। देखो, सबसे अच्छे एग्जाम्पल कौन है इसके लिए? हमारे सुमित सर। ठीक है, सुमित सर आईएएस नहीं है, ठीक है ना, आईपीएस है, पर बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर उन्होंने बहुत मेजर चेंजेस लेकर आ पाए हैं। वो क्यों है? क्योंकि उनका सपना क्या था? कुछ करने का, ना कि कुछ बनने का। बनना ठीक है, दैट इज गुड थिंग, बट उसके बिना बने भी आप वो सारी चीजें कर सकते हो। तो आप मेक श्योर करो कि आप भी जिंदगी के अंदर इस तरह की चीजें देखो, तो जो सक्सेस है ना, उसकी आपके लिए डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी एंड काफी सारी चीजें उसके साथ ही आप वर्क कर पाओगे। ठीक है, एक दो चीजें देखो और। ठीक है, आप जानते हो फर्स्ट से बेसिकली जो नेक्स्ट क्लास है, वहां से सुमित सर कंटिन्यू करेंगे अब आपके साथ एडिटोरियल डिस्कशन को। राइट, या फिर जो भी उनका नया फॉर्मेट है एक तरह से। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि पिछले कुछ टाइम के अंदर आप सभी लोगों ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है ना, तो ऑल गुड थिंग्स। तो मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें मुझे नई सीखने को मिली है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। 5 सितंबर को ना, आप सभी जानते हो, टीचर्स डे होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आपने मुझे बोला कि सर आप मेरे फेवरेट टीचर हो, इस तरह से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए। किसी एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर आपका फेवरेट टीचर कौन है, तो मैंने पता क्या रिप्लाई दिया था उनको कि आप सभी लोग, जितने भी आप सभी स्टूडेंट्स हो ना, आप ही मेरे सबसे फेवरेट टीचर हो। क्यों हो? क्योंकि आपने बहुत सारे मुझे पॉजिटिव फीडबैक भी देते हो, कई बार कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है ओवर द टाइम ग्रो करने के लिए।
तो जिंदगी में यही बेहतर तरीका है कि कुछ चीजें अच्छी करो, कुछ चीजें कई जगह गड़बड़ होती है, उनको ठीक करने के लिए वर्क करते रहो। यही प्रॉपर तरीका होता है लाइफ में आगे बढ़ने का। ठीक है, थोड़ा सा लाइफ लेसन हो गया, बट आई थॉट कि आज इस साल का आखिरी दिन है, एक थोड़ा लाइफ लेसन भी जरूरी होता है। इसी तरह से मैं आशा करता हूं कि जो 2023 का साल हो ना, आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो, आपकी सभी की फैमिलीज के लिए बहुत अच्छे हो, आप सभी के फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छा हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर 2023 एंड हैव अ ग्रेट ईयर हेड, राइट। तो चलो अब डिस्कस करते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो क्या बात करता है, इन द न्यू इवॉल्विंग वर्ल्ड इंडिया नीड्स अ न्यू विजन। और इसको आप रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ। अब यहां पर ना एक कोट से शुरुआत करी गई है। व्हाट इज दैट? लेनिन की जो कोट है कि कुछ ऐसे दशक होते हैं जहां पर कुछ नहीं होता, वेयर एज कई बार कुछ ऐसे हफ्ते होते हैं जहां पर दशकों जितनी बातें हो जाती हैं। तो यहां पर राइटर्स पता क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं 2022 साल की। उनका ऐसा मानना है कि 2022 एक ऐसा साल रहा ना कि एक साल के अंदर ही हजारों चीजें होगी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आप जानते हो जब हमने इस साल की शुरुआत करी थी तो कोविड-19 पैंडेमिक एक मेजर चैलेंज की तरह था, अभी भी है, मैं मना नहीं कर रहा, पर फिर भी काफी हद तक ना हमने अपने वैक्सीनेशन करते हुए काफी सारी चीजों को ठीक कर लिया है। आज के टाइम पर दुनिया में सिचुएशन खराब है, कई जगह चाइना हो गया या और काफी सारी कंट्रीज के अंदर, बट अदरवाइज ये जो पूरा साल रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक हमने काफी हद तक नॉर्मलसी अचीव कर ली है। अब देखो, ये थोड़ा हम इससे दूर हुए ही थे कोविड-19 पैंडेमिक से, फिर फरवरी के एंड में, ठीक है, तो आई थिंक 24 फरवरी थी उस दिन, तो 24 फरवरी के आसपास हमें क्या देखने को मिल जाता है? रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, रशिया ने, आप जानते हो किस तरह से जो ग्लोबल चीजें थी उनको काफी तेजी से चेंज कर दिया। और ऐसा ना शायद ही दुनिया में हमें कभी देखने को मिला है कि एक पैंडेमिक से अभी हम उभरे नहीं थे, हमने एक मेजर वॉर की तरफ जन्म ले लिया। तो ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। तो इस तरह से राइटर ने बात क्या करी है कि 2022 एक काफी एक मेजर ईयर हमारे लिए बन जाता है। इसके साथ ही आप जानते हो, देखो रिसेशन जैसी सिचुएशन बहुत सारी कंट्रीज में आई, ऊपर से ट्रेड को वेपनाइजेशन किया गया। ठीक है ना, आप जानते हो जो यूरोप था वो बहुत ज्यादा हैवीली डिपेंडेंट है रशियन गैस के लिए। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली। जब वहां से गैस नहीं आ रही थी तो क्या हुआ? गैस की शॉर्टेज होगी विंटर के अंदर, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी, काफी सारी सिचुएशन उनमें खराब हो गई। उसके साथ ही देखो चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव पहले भी था, इस साल भी उसने अपने एग्रेशन को कंटिन्यू किया। इसके साथ ही देखो अमेरिका ने क्या कोशिश करी, अमेरिका ने भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करी कि बाहर से सामान ना आए, इंपोर्ट वो कम करे दूसरे कंट्रीज से। इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली। तो पहले जो आपस में काफी ट्रेडिंग काफी आसानी से हो सकती थी ना, अब एक तरह से वो एनिमी ट्रेड होने लगी कि बहुत मुश्किल से ना ट्रेडिंग हो रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। जो अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी देखो काफी टाइम से वैसे चली आ रही है, उसको एक तरह से कंटिन्यूशन देखने को मिली। प्रोटेक्शनिज्म हमें देखने को मिला काफी सारी कंट्रीज के ऊपर, जहां पर ढेरों ही ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब इंडिया का अगर आप नोटिस करोगे, देखो इंडिया ने पिछले 30-40 सालों में ना अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है। अच्छा हमारा ना एक्सपोर्ट्स भी हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उसके इंक्रीज करने की, और यहाँ पर हमने नई नई हमें जॉब्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब इंडिया आजकल के टाइम पे ना बहुत ही थोड़ा बीच में फंसा हुआ है। कैसे सर? देखो एक तरफ है जो वेस्टर्न हो गया, कंट्रीज हो गया, यूएसए हो गया, वेस्टर्न यूरोप हो गया, दूसरी तरफ हो गया रशिया चाइना, ये सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स आ जाते हैं। तो कैसे इंडिया इसको मैनेज कर पाएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। इसके साथ ही देखो अगर चाइना की बात करें ना, तो आप जानते हो देखो चाइना के द्वारा मिलिट्री एग्रेशन इस साल भी कंटिन्यू रहा। हमने 2020 में देखा था, ठीक है ना, अब 2022 में भी हमें अरुणाचल प्रदेश और इस पे आसपास में जो एरिया से तवांग, वहां पर हमें ये सिचुएशन देखने को मिल जाती है। अब चाइना ने देखो जैसे डेट ट्रैप जो हो गया, डेट डिप्लोमेसी, बहुत सारी कंट्रीज को बेइंतहा लोन बांट दिया, ठीक है, पैसा बांटा, और उस तरह से उसने अपने तरफ करने की कोशिश करी। इकोनॉमिक पावर चाइना की देखो, इकोनॉमी पिछले काफी दशकों से, पिछले 3-4 दशकों से काफी तेजी से आगे बढ़ी है, एंड इस वजह से उसकी वर्ल्ड ऑर्डर में काफी एक मेजर रोल बन गया है। साथ ही साथ एक तरह से उन्होंने बात करी है कॉमन एनिमी की, यूएसए एक तरह का कॉमन एनिमी बन जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन से चाइना काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऊपर से अगर आप नोटिस करो, देखो चाइना में ना इतनी सारी चीजों की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, चाइना क्या बन चुका है, दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। इस वजह से चाइना के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। अगर आप नोटिस करो, जैसे देखो इंडिया है, ठीक है, मैं इंडिया की कोई वो नहीं कर रहा, बट अदरवाइज आप नोटिस करो, इंडिया है चाइना है, क्या इंडिया ऐसा कर सकता है कि कल को बोले कि चाइना से हम ना सामान बंद कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट करवाना बंद कर रहे हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि चाइना, जो इंडिया है ना, चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका है। मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ, हमारे जो अलग अलग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एपीआईज हो गया, ठीक है ना, उसी तरह से सोलर सेल्स हो गया, इस तरह से बहुत सारे आइटम्स ना हम चाइना के मंगाते हैं। तो इंडिया बहुत ज्यादा हैवीली डिपेंडेंट है। कल को अगर सोचो हमने बोल दिया कि नहीं, चाइना से सामान बंद, बिल्कुल बंद कर दिया, तो उसका नुकसान पता किसको होगा? वो नुकसान इंडिया को ही होगा, क्योंकि इंडिया में वो चीजें सारी क्या होंगी, वो बन नहीं पाएंगी। जैसे अभी हुआ ना कि यूरोप और
रशिया, अगर यूरोप ने मोल दिया कि रशिया से हम चीजें नहीं मंगाएंगे, तो उसका नुकसान किसको देखने को मिला? वो नुकसान भी यूरोप को ही देखने को मिला। तो इस तरह की सिचुएशन से हमें बचना पड़ेगा, अपने आप को हमें और मजबूत करना पड़ेगा। और जैसे चाइना जिस तरह से आगे बढ़ रहा है ना, अगर चाइना की ये प्रेजेंस या फिर चाइना का जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो सोच रहा है, उसको अगर हमें कहीं रोकना है ना, उसका एक ही तरीका है, वो क्या है कि इंडिया और भी पावरफुल बने। इंडिया में अगर फैक्ट्रीज लगेंगी, लाखों करोड़ों लोगों को जॉब्स मिलेंगी, इंडिया के पास, इंडिया में बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होंगी, वहां से इंडिया क्या करेगा, उन चीजों को एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया की इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो पाएगी। आप खुद सोचो ना, मुझे एक बात बताओ, ये चाइना इतना ज्यादा अकड़ता क्यों है, क्यों इतना ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस मिलती है? रीजन क्या है? इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना, इनके पास बहुत सारे डॉलर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारा पैसा है इनके पास, चाइना के पास। तो सोचो अगर इंडिया भी यही चीज कर ले, क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया इस डायरेक्शन में मूव कर पाएगा? द आंसर इज यस। तो डेफिनेटली इंडिया को इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। पर इकोनॉमी अगर ऊपर, हमारा यहाँ ना इकोनॉमी अगर बिल्डिंग है ना, तो इसके नीचे का पिलर, बेसिकली नीचे का जो जड़ें होती हैं, तो जड़ क्या है इसकी? वो जड़ है सोशल हार्मनी। अगर आप सोचो, देखो इंडिया में भी आप नोटिस करते होंगे, देखो बहुत बार ना रिलीजन के बेसिस के ऊपर या फिर कास्ट बेसिस के ऊपर या किसी भी कारण की वजह से बहुत जगह पे लड़ाइयां हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ दंगे वगैरह हो जाते हैं। तो अगर ये इस तरह के हमारे रिलीजन, आइडेंटिटी, कास्ट, क्लास, अगर इस तरह के झगड़े चलते रहेंगे, क्या हम अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर पाएंगे? द आंसर इज नो। तो जरूरत क्या है कि इंडिया में आपस में शांति हो, आपस में प्यार मोहब्बत से लोग रहें। अगर वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो इकोनॉमी भी हमारी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर ना इन्होंने कांग्रेस बेसिकली जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी बात करी है, पर हम उसको उतना डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना, मैं नहीं चाहता कि थोड़ा इसको पॉलिटिक्स के साथ लिंक करें। बट अदरवाइज नोटिस करो, इनका बात यही है कि सोशल हार्मनी के बेसिस के ऊपर ही ना हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को। तो आपस में इंडिया के जो सोशल फैब्रिक है, जो हम बात करते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, इसको मजबूत रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मजबूत नहीं रहेगा, तो एक कंट्री में जो हो गया क्या, बहुत सारे हमें कम्युनल क्लैशेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जहां पर अलग अलग लोग आपस में लड़ेंगे, और उसका इंपैक्ट किसके ऊपर होगा? इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर। और इंडिया की इकोनॉमी इंपैक्ट होगी तो डेफिनेटली इंटरनेशनल एरेना के अंदर अगर हम वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं, तो उसको एक रुकावट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस सारी चीजों के देखो, चाइना ने देखो बहुत सारी चीजें इस तरह से करी हैं, यहाँ पर इंडिया को भी यही सारी चीजें करने की जरूरत है। इंडिया के पास भी देखो अब टाइम आ चुका है कि इंडिया भी सोचे कि अपनी स्ट्रेटेजी हमारे क्या बनानी है। एक तरह का प्रॉपर मिलिट्री हो गया, डिप्लोमेटिक, सोशल, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी हमारे पास होनी चाहिए। अगर कुछ चेंजेस लेके आने चाहिए, तो वो भी सारे हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो जैसे जैसे चाइना काफी हॉस्टाइल हो रहा है, तो इंडिया को भी थोड़ा आइडिया लगता रहेगा कि इंडिया के अच्छे दोस्त कौन है, ऐसे दोस्त कौन है जो एक्चुअल में जो मदद के टाइम उसकी मदद कर पाए, जो एक्चुअली जरूरत के टाइम उसकी मदद कर पाए। इस तरह की चीजें इंडिया को धीरे धीरे पता लगती जाएंगी। तो फॉरेन पॉलिसी भी हमारी उसी डायरेक्शन में अकॉर्डिंगली वर्क करनी चाहिए। इसके साथ ही जो लोगों के बीच में ना जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट और जो आम जनता है, बेसिकली इसके बीच का जो गैप है, इस गैप को फिल करना पड़ेगा, राइट। लोगों को अच्छी अच्छी सर्विसेज देनी पड़ेंगी। तो आज के टाइम पर देखो हो क्या रहा है, जो अमीर है ना वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है ये और गरीब होते जा रहे हैं, और इनके बीच का जो गैप देख रहे हैं ना, ये जो गैप देख रहे हो, ये गैप कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है। आप सभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट जानते हो, ठीक है, जहां पे जो अमीर के पास बहुत तेजी से पैसा कमा रहे हैं, वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो गरीब है उनके पास कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन से हमें बचना चाहिए, लोगों के बीच में एक तरह की इक्वालिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करो, देखो आप एक इंसान को सोचो, ये इंसान मान लो काफी गरीब है, इसके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। अगर इसको मैं ये जाके बोलूं कि भैया तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इंडिया की जीडीपी 8%, 9% से ग्रो कर रही है, तो क्या ये इंसान खुश हो जाएगा? नहीं। ये जीडीपी नंबर्स ठीक है, अच्छी बात है, जीडीपी तेज बढ़ रही है, बहुत बढ़िया बात है, बट जीडीपी का असली मजा तभी है जब जो आम इंसान है उसकी जिंदगी के अंदर हम कुछ चेंज लेकर आ पाए। अगर उसको अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा, ये सारी चीजें अगर मिल पाएंगी ना, तभी उस जीडीपी का मीनिंग रह जाता है। आई बात समझ में? इसके साथ ही यहाँ पे राइटर ने एक बात कही है कि देखो अब टाइम है किसका? डिसेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रल गवर्नमेंट को अब जो है ना बहुत ज्यादा जो एक्सेसिव कंट्रोल है, वो उनको स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनको देना चाहिए। देखो स्टार्टिंग में ना, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है ना, कंसिडरिंग कि उस टाइम की सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। एक ही मेजर पार्टी थी हमारे पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाकी पार्टीज उतनी ज्यादा नहीं थी। पर आजकल के टाइम पर क्या है, आजकल के टाइम पर ना ये वन नेशन वन पॉलिसी, ये नहीं अच्छी बात, ठीक है ना। हमारे पास होना क्या चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट्स हो गया, लोकल गवर्नमेंट्स हो गया, जितना आप ग्रास रूट के साथ कनेक्टेड रहोगे ना, उतना ही बेटर वहां की डेवलपमेंट होती है। ये हमने चीजें देख भी रखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो, नीति आयोग का एक इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। क्यों? क्योंकि नीति आयोग क्या करता है? बॉटम अप प्लानिंग, ठीक है, ग्रास रूट से आपके इनपुट्स लेता है और उस हिसाब से प्लानिंग फिर करी जाती है।
तो जितना आप ग्रास रूट्स को इन्वॉल्व करोगे, लोकल लोगों को जितना इन्वॉल्व करोगे, उतनी ही पॉलिसीज बेहतर बनती है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन हो, हमारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो अच्छे से काम करें। अगर ये सारी चीजें हमने अपने इंटरनल चीजों को ठीक कर लिया, हमारी इकोनॉमी को इंप्रूव कर लिया, हमारी सोसाइटी के अंदर हार्मनी लेकर आ गए, तो डेफिनेटली उससे होगा क्या, इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल दुनिया के अंदर प्ले कर सकता है। और इसका इंपॉर्टेंस की कहाँ होगी, हमारी गवर्नमेंट की, हमारे प्रधानमंत्री की, कि सभी चीजों को हम साथ में लेकर वर्क करें, तभी हम इंश्योर कर पाएंगे कि आने वाले साल के अंदर और साथ साथ आने वाले दशकों के अंदर हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। राइट, तो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, काफी सारे नए नए इनसाइट्स आई होप आपको अच्छे से मिले होंगे इसमें। अब चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ। चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ जो रिलेट करता है G20 के एवोल्यूशन के साथ, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो आप सभी जानते हो, ठीक है, इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है G20 की, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ के लिए बन जाता है कि G20 को हम अच्छे से समझें। अब यहाँ पर ना देखो, एक वर्ड हमें समझना है, ट्रेयोका। अब ये क्या होता है, देखो नोटिस करना, यहाँ पर ना मान लीजिए जैसे ये वाला साल है, तो इस पर्टिकुलर मान लो जैसे 2022 का मान लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर इंडोनेशिया है, ठीक है ना, तो अगले साल के लिए जो होगा 2023 के मान लीजिए जैसे इंडिया है, और उसके पहले मान लीजिए जैसे इटली था। तो आज के टाइम पर हम यहां पर हैं, तो ये जो तीनों की तीनों कंट्रीज होंगी ना, इनको बोल देते हैं क्या, ट्रियोका। बेसिकली आज के टाइम पर जो G20 को करवा रहा है वो, उसके पिछले वाला और उसके आगे आने वाला, इन तीनों को बोलते हैं क्या, G20 का ट्रियोका। तो जो G20 की जो चेयर होती है ना, वो इसी तरह से वर्क करती है, एक तरह का 3 मेंबर ग्रुप होता है। ये देखा ना, 1 2 3, ये 3 मेंबर ग्रुप है किसका, इमीडिएट पास्ट जैसे ये, करंट ये, और साथ साथ जो सक्सीडिंग आने वाले टाइम में जो होने वाला है, इन सभी को क्या बोलते हैं, ट्रायोगा। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको ध्यान से समझना। अब ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि G20 का ना कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो इस वजह से तीनों जो कंट्रीज होती हैं, बेसिकली पास्ट, करंट और सक्सीडिंग वाली, वो मिलकर ये सारी चीजें करती हैं। तो अभी आज के टाइम पर जो होने वाला क्या है, दैट इज, अभी अगला जो शिफ्ट आ जाएगा, जैसे इंडोनेशिया था 2022 में, 2023 में इंडिया है, और फिर उसके बाद क्या आएगा, ब्राजील। अगर आप इन तीनों कंट्रीज को नोटिस करोगे, ये तीनों कंट्रीज क्या है, ये इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है, ठीक है ना, तो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, तो इस वजह से इनकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है ना उनकी। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखिए, अगर आप नोटिस करोगे 2025 में साउथ अफ्रीका का होगा, और उसके बाद एक तरह से हमारा पूरा ना एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट 2025 में भी हम देख सकते हैं कि जो ग्लोबल साउथ की आवाज है, वो काफी तेजी से हमारे यहाँ पे स्ट्रेंथन होती हुई हमें देखने को मिल जाएगी। अब ये जो G20 का समिट है, ये कब होगा सर, ये होगा न्यू दिल्ली के अंदर सितंबर 9-10 को 2023 में। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस यही एक मीटिंग है, इसके अलावा बहुत सारी मीटिंग्स होंगी। टोटल 50 सिटीज में हमें 200 मीटिंग से भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, अलग अलग देशों से अलग अलग लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर, वो अलग अलग सिटीज को विजिट करेंगे, बिल्कुल। तो हमारा एक टूरिज्म बढ़ेगा, हमारा जो इतना स्ट्रॉन्ग कल्चरल हेरिटेज, इतना रिच कल्चरल हेरिटेज है, वो दुनिया को हम दिखा पाएंगे। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो काफी ज्यादा प्रमोट होगी, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हम उसको अच्छे से शोकेस कर पाएंगे। और इंडिया ये कब कर रहा है, हमारे जब इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स हो रहे हैं, ठीक है ना। उसके साथ ही इंडिया क्या बन चुका है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो इंडिया के पास बहुत अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम कैसे G20 को अच्छे से यूज कर पाए। अगर आप नोटिस करोगे ना, जो G20 का समिट है वो दो तरह से होगा, दो ट्रैक्स पे ऊपर, एक होगा फाइनेंस ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक। यहाँ पर क्या होगा, जो पहला फाइनेंस के रिगार्डिंग है, यहाँ पर देखो कैसे हमारी जो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी है, बेसिकली जो वहां की गवर्नमेंट हो गया, जो वहां के जो सेंट्रल बैंक्स हो गया, कैसी पॉलिसीज बनाएंगे, कैसा आपस में कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, लोगों तक बैंक अकाउंट्स हो गया, बैंक सर्विसेज हो गया, या फिर पेंशन सर्विसेज हो गया, इस तरह की सर्विसेज कैसे उन तक पहुंच पाए, उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे। इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या इश्यूज है, उसको कैसे ठीक करना है, एफडीआई के रिगार्डिंग क्या इश्यूज है, इन्वेस्टमेंट कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होगा। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ शेरपा ट्रैक की, यहाँ पर ना ये थोड़ा फाइनेंस ट्रैक को उनको हेल्प करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड, एंटी करप्शन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये सारे मुद्दे यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, हम एक बार समझ लेते हैं कि आखिर ये G20 इवॉल्व कैसे हुआ है। देखो सबसे पहले आप जानते हो ना कि एक हमारे पास ग्रुप था G7 के नाम से, ठीक है ना। पहले एक्चुअली में G6 था, फिर G7 हुआ, फिर G8 हुआ, फिर रशिया को निकाल दिया, वापस से G7 हुआ। तो इस तरह के G7 की हिस्ट्री रही है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, G7 क्या है, ये दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम। अब ये कंट्रीज आपस में काम कर रही थी, आपस में कोऑर्डिनेशन कर रही थी कि कैसे दुनिया की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। पर फिर क्या हुआ, 1997 में ना हमें एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता है। तो काफी एक मेजर कंसर्न आ गया इनको। क्या कंसर्न आया, इन्होंने नोटिस किया कि यार हम सातों कंट्रीज तो आपस में कोऑर्डिनेशन कर रही थी,
तो यहाँ पे इस तरह का क्राइसिस नहीं होना चाहिए था, पर क्राइसिस तो हुआ। तो फिर क्या डिसाइड किया कि नहीं, हमें ना सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज नहीं चाहिए, इसके साथ ही जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है या जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी हमें यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हमने क्या देखा, हमने देखा कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाने लगा। तो यहाँ पर देखो फोकस कहाँ किस चीज के ऊपर था 1987 के बाद जब ये G20 को बनाया गया, इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस था ना, तो इकोनॉमी को ठीक करना था। तो यहाँ पर क्या हुआ, G20 का फॉर्मेशन तो हो गया, पर G20 में मेंबर्स कौन थे, जैसे फॉर एग्जांपल वहां के फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते थे, या फिर वहां पे जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके गवर्नर्स, ये सभी आते थे आपस में। ऐसा नहीं था कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये सब लोग जाते थे, नहीं, या तो फाइनेंस मिनिस्टर हो गया या सेंट्रल बैंक गवर्नर, ये सारे आपस में मिलकर यहाँ पर कोऑर्डिनेट करते थे। फिर ये सारी सिचुएशन चलती रही, आपस में ये डिस्कशन करते रहे G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर से। पर फिर क्या हुआ, 2008 में आप जानते हो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिला, जो यूएस में मर्ज हुआ, और काफी सारी और इकोनॉमीज के अंदर भी हमें सिचुएशन देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर इनको लगा कि नहीं, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और इनके बात नहीं बनेगी सेंट्रल बैंक गवर्नर से, हमें उन देशों के जो भी उनके हेड्स हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर बात कर लो, प्रेसिडेंट बात कर लो, उनकी पार्टिसिपेशन चाहिए होगी। तो तब हम देखते हैं कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ना हमारे यहाँ से पार्टिसिपेशन किसकी होने लगी, हेड ऑफ स्टेट या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट की। तो ये सारे इस तरह से वर्क हमें करता गया। अब धीरे धीरे देखो, पहले फोकस क्या था, इकोनॉमी के ऊपर, फिर ओवर द टाइम इसका फोकस काफी ब्रॉड होता गया, जैसे ट्रेड कैसे होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह से ना धीरे धीरे जो डेवलपमेंट एजेंडास थे वो ओवर द टाइम काफी ज्यादा इंक्रीज होते गए। साउथ कोरिया ने भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले किया। उसी तरह से आप जो अलग कंट्रीज देख सकते हो, ये सारी कंट्रीज ने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले ही किया है। अभी देखिए 2017 में आप जानते हो यूएस चाइना का ट्रेड वॉर हुआ, ठीक है, काफी कंट्रीज के बीच में आप काफी सारे ओपिनियंस हुए। तो जनरली ना हम पहले बात करते थे यूनैनिमसी की, कि आपस में ना एक तरह का कंसेंसस बने, 20 की 20 कंट्रीज के अंदर आपस में कंसेंसस बने। पर बाद में क्या हुआ, कई बार ऐसा भी देखा गया था कि कुछ कंट्रीज इनके फेवर में होती थी, कुछ चीजें कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट में होती थी। फिर हमने डिसीजन कैसे लेने स्टार्ट कर दिए, हमने डिसीजन लेने कर दिए स्टार्ट वोटिंग से। ये वोटिंग से हमें एक चीज पता क्या पता लगी, ये पता लगा कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंट्री अगर चाहे तो वो चीज हो जाएगी, नहीं, यहाँ पर वन वन कंट्री वन वोट का एक तरह से प्रिंसिपल चलता है। तो एक तरह से हमें ये रियलाइज हुआ कि कोई भी एक सिंगल कंट्री सुपीरियर नहीं है। अगर कुछ कंट्रीज चाहती हैं कि ये काम हो और कुछ कंट्रीज नहीं चाहती, तो वोटिंग से हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसी नहीं कि एक कंट्री की यहाँ पे सुप्रीमेसी चले। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हमने देखा कि जो हमारा G20 है वो ओवर द टाइम इवॉल्व होता रहा। कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर भी आप जानते हो G20 की मीटिंग्स हुई, उन्होंने आपस में कैसे इसके रिस्पॉन्स कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग वर्क किया, अच्छे पॉलिसीज बनाई गई, अच्छे इमरजेंसी मेजर्स हमें यहाँ पर नोटिस किए हुए देखने को मिल जाते हैं। जो पिछले सालों के अंदर इटली हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनकी प्रेसिडेंसी थी ना, मैंने अभी बताया आपको ट्रेओका के अंदर, ठीक है ना, तो उन्होंने अच्छे से काम किया कि कैसे हम पोस्ट पैंडेमिक की रिकवरी के ऊपर वर्क कर सकते हैं। अब इंडिया के पास जब प्रेसिडेंसी है तो बहुत सारे चैलेंजेस है हमारे सामने भी। दुनिया में देखो, रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, ठीक है ना, फूड एंड एनर्जी क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आ रहा है, ग्लोबल रिसेशन की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशंस के अंदर इंडिया कैसे वर्क कर सकता है, जो रिकवरी है हम उसकी तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, कोविड-19 के जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग एक कैसे कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स लेकर आ सकते हैं, ये सारी चीजें इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आप जानते हो, ठीक है, इंडिया किसमें मानता है, द अर्थ इज वन फैमिली, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम के अंदर। तो अगर ये थीम के अंदर हम वर्क करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन एक्शन के ऊपर वर्क करेंगे, तो ये सारे जो इश्यूज हैं इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर हम इन सभी इश्यूज को भी अच्छे से टैकल कर पाएंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा दूसरा आर्टिकल। अब चलते हैं हमारे तीसरे आर्टिकल की तरफ, जो क्या रिलेट करता है द गैम्बिया एंड उज्बेकिस्तान कफ सिरप डेथ्स, और इसको आप जीएस पेपर 2 के हेल्थ वाले सेक्शन के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो एक बार तो पहले ना गैम्बिया की और साथ ही साथ जो उज्बेकिस्तान है उसकी एक बार लोकेशन देख लो, ठीक है। ये रही गैम्बिया की लोकेशन, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, और ये रही उज्बेकिस्तान की लोकेशन, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये इंडिया पूरा ही है, ठीक है ना, ऐसा मत समझना, मैंने पूरा ही ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, ठीक है ना, कि कश्मीर इंडिया का काफी इंटीग्रल पार्ट है डेफिनेटली, बट मेजर हमें यहाँ पे फोकस करना है यहाँ पर उज्बेकिस्तान के ऊपर। उज्बेकिस्तान की आप लोकेशन यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, ठीक है। कई बार ना इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है कि उज्बेकिस्तान की कौन कौन सी बाउंड्रीज है, तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, अगर आप नोटिस करो दिसंबर 2021 को और दिसंबर 2022 को, तो काफी दोनों में फर्क देखने को मिलेगा। मैं समझाता हूँ कैसे। दिसंबर 2021 में ना बेसिकली एक साल पहले पूरी दुनिया की जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो इंडिया को काफी थैंक यू बोल रही थी। क्यों सर थैंक यू बोल रही थी? क्योंकि इंडिया ने देखो बहुत सारी कंट्रीज को वैक्सीन भेजी, ठीक है ना। तो वैक्सीन भेजी, लाखों लोगों की हमने जानें बचाई हैं, तो इंडिया को क्या बोला गया? बोला गया कि भैया आप तो
फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हो, ठीक है ना, पूरी दुनिया को आपने वैक्सीन सप्लाई करी है, तो इंडिया की रोल काफी मेजर माना गया इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। पर इस साल के अंदर ना हमें दो ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं जिन्होंने इंडिया की इमेज को काफी धक्का दिया है। व्हाट इज दैट? एक था, देखो, गैम्बिया के अंदर अराउंड 66 बच्चों की डेथ हुई, उज्बेकिस्तान के अंदर अभी 18 बच्चों की भी डेथ हुई है। अब यहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि जो इंडिया के दो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स थी ना, उनके ऊपर एक तरह का क्या है, एक्विजिशन लगाया गया है कि आपने जो इस पर्टिकुलर जो कफ सिरप्स थे उनकी वजह से डेथ हुई है। ऑल्दो एग्जैक्ट हमारे पास प्रूफ नहीं है इसके रिगार्डिंग की एग्जैक्टली उसके साथ उसी वजह से हुई है, बट काफी एक लिंकेज माना जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, अगर गैम्बिया के अगर हम नोटिस करें तो गैम्बिया केस को किसने हाईलाइट किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। अभी जो रिसेंट वाला उज्बेकिस्तान के रिगार्डिंग है वो वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको हाईलाइट किया है। ध्यान में देने वाली बात क्या है कि अभी कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश नहीं है कि सिरप लेने की वजह से ही डेथ हुई है, पर एक कंसर्न जरूर उठ गया है, एक इंडिया के रिगार्डिंग में एक एक्विजिशन डेफिनेटली उठ गए हैं। कंसर्न क्या है? देखो, जो इथाइलिन ग्लाइकोल है या फिर डाइथाइलिन ग्लाइकोल आप बात कर लीजिए, यहां पर इनको इसके अंदर यूज किया गया था, ठीक है ना, कफ सिरप के अंदर। नॉर्मली इसमें अंदर ये यूज नहीं होता, पर यहां पर हमने क्या देखा कि इनकी मात्रा इथाइलिन ग्लाइकोल की या डाइथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा काफी ज्यादा थी। इसके अलावा देखो इंडिया ने क्या काम किया है, इंडिया ने इंश्योर किया है कि देखो ये कंपनीज हैं जो हरियाणा बेस्ड, जैसे मेड इन फार्मास्यूटिकल है, इसका जो लाइसेंस था हमने इस लाइसेंस को रिवोक कर दिया है हमारी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने। जो डीसीजीआई है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने भी बोला है कि हमने कुछ सैंपल्स भेजे थे डब्ल्यूएचओ को, तो डब्ल्यूएचओ ने तो बोला था वो वाले सैंपल्स कंटेमिनेंट उसके अंदर नहीं है, तो ये वाले पर्टिकुलर सैंपल्स के अंदर आप कैसे कंटेमिनेंट निकाल रहे हो? तो ये सारी सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो इंडिया ने भी इनफैक्ट ये बोला कि जो गैम्बियन स्कैंडल था वो एक तरह से कोशिश थी क्या, कि इंडिया की इमेज को, इंडिया की जो रेपुटेशन है उसको खराब करने की एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थी। तो देखो सेम चीज मैरियन बायोटेक के अंदर भी हमें देखने को मिल जाती है, जो अभी उज्बेकिस्तान के रिगार्डिंग डेथ्स हुई हैं, वहां पर भी इंडिया ने क्या किया है, एक्सपोर्ट लाइसेंस को कैंसिल कर दिया, उनके एक्सपोर्ट लाइसेंस को रिवोक कर दिया है। तो यहाँ पर ना देखो इंडिया को क्या फोकस करना चाहिए, इंडिया को अपनी इमेज के अंदर सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, ये इश्यूज आखिर इमर्ज हो क्यों रहे हैं, क्या इनमें गलतियां थी किसकी, क्या ये कंपनी की गलती थी जिन्होंने इसको बनाया, या फिर जो जिन्होंने सैंपल्स चेक किए उन्होंने ढंग से सैंपल्स को चेक नहीं किया, या फिर कोई इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ कंट्रोवर्सी या फिर कोई जानबूझ के हमारी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया की जो रेपुटेशन एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड उसको खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी मिस्टेक्स को हमें ठीक करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। इंडिया को अपनी इमेज को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और एक तरह का ट्रस्ट लेके आना पड़ेगा इंडियन इंडस्ट्री के अंदर। इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो तभी वर्क कर पाएगा जब इस तरह के इंस्टेंसेस को हम अच्छे से टैकल कर पाए। तो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है दुनिया के अंदर, और इंडिया को डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। तो फ्रेंड्स ये थे आज के तीनों आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।